Hello everybody. Now let's start our lecture again. So in the last class we have solved a numerical on the most efficient trapezoidal channel. अभी तक हमने most efficient rectangular channel की बात की, then most efficient trapezoidal channel की बात की, then we have talked about most efficient triangular channel. हर एक की most efficiency condition बता दी आपको. Now आज हम ना कुछ different बात करेंगे, कुछ important बातें करेंगे. ये सब नोट में जाएगा पर पहले सुनेंगे आप ध्यान से. अब देखिए चैनल्स भी दो टाइप के होते हैं. वन इज टाइप 1 चैनल, टाइप 1 चैनल, एंड सेकेंड वन इज द टाइप 2 चैनल. और क्या होता है एक टाइप 2 चैनल. तो टाइप 1 चैनल क्या है? जो भी अभी तक चैनल पढ़े, कौन कौन से पढ़े हमने? एक रेक्टेंगुलर चैनल पढ़ा, फिर और क्या पढ़ा हमने? एक ट्रेपेजॉइडल चैनल पढ़ा, और क्या पढ़ा? ट्रायंगुलर चैनल पढ़ा जिसका एपेक्स बेड पे है. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप 1 चैनल. तो ये टाइप 2 चैनल क्या है? फिर टाइप 2 चैनल में देखो चैनल ऐसे भी हो सकते थे. इन्वर्टेड ट्रायंगुलर चैनल. इन्वर्टेड ट्रायंगुलर चैनल में क्या होगा? इसका बेस जो है वो चैनल बेड पे है. और अ सर्कुलर चैनल in which the depth of flow y is more than the radius या diameter का half. These are the examples of what? Type 2 channels. तो टाइप 1 और टाइप 2 चैनल में बेसिक फर्क क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा. इन द टाइप 1 चैनल either the width is constant or the channel is diverging. मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है टॉप विड्थ क्या है? बढ़ रहा है. तो इन टाइप 1 चैनल either the top width is constant or the top width increases with increase in depth, that is it is a diverging channel. Whereas अगर टाइप 2 चैनल को देखो तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे ये कन्वर्ज कर रहा है, मतलब टॉप विड्थ की वैल्यू कम हो रही. तो इफ द top width decreases with increase in the depth of flow, then the channel is known as type 2 channel. तो एक हमारा डाइवर्जिंग चैनल है और एक हमारा कन्वर्जिंग चैनल है, या फिर डेप्थ विड्थ अगर कांस्टेंट भी हो तब भी ये टाइप 1 चैनल है. ये ज्योमेट्रिक बिहेवियर के कारण हमारी मोस्ट एफिशिएंसी की कंडीशन बदल जाती है. लिखना नहीं, अभी सुनेंगे ध्यान से. टाइप 1 चैनल में हमने देखा ही था, फॉर मोस्ट एफिशिएंट चैनल इधर आप डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करो या जो है फॉर मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन, फॉर मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन, फॉर मोस्ट एफिशिएंट चैनल इधर आप डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करो या पेरीमीटर को मिनिमाइज करो, यू विल गेट द सेम result. That is either dq by dy इक्वल टू 0 कर लो, डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करो, या फिर dp by dy को 0 करो, you will get the same result. But this is not true for type 2 channel. In the case of type 2 channel, for most efficient channel, we will maximize the discharge only. For most efficient channel in type 2 channel, only discharge is maximized. That is, only Q is maximized. That is, we will not do perimeter minimization in this. Only discharge is मैक्सिमाइज्ड. हम यहाँ पर पेरीमीटर मिनिमाइजेशन नहीं करेंगे. अगर मैंने डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज किया, डेट इज मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? dq बाय dy इक्वल टू 0. देखो सर्कुलर चैनल में ना मैं इस डेप्थ को थीटा के टर्म में भी शो कर सकता हूँ. आई कैन शो दिस डेप्थ इन टर्म्स ऑफ दिस 2 थीटा मान लेता हूँ इस एंगल को इन टर्म्स ऑफ द थीटा. सो कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
dq बाई डी थीटा इक्वल टू 0। ये dq बाई डी थीटा फॉर्म किसके लिए यूज करते हैं? जनरली दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज यूज्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ चैनल्स? फॉर सर्कुलर चैनल। अब ऐसा क्यों है? टाइप 1 चैनल में केवल टाइप 1 चैनल में आप डिस्चार्ज भी मैक्सिमाइज कर सकते हो, पेरीमीटर भी मिनिमाइज कर सकते हो, बट इन केस ऑफ टाइप 2 चैनल ओनली द डिस्चार्ज इज मैक्सिमाइज। ऐसा क्यों? वैसे तो देखो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बट रीजन भी समझ लो, इट इज प्योरली मैथमेटिकल रीजन। देखो क्या है इसके पीछे मैथमेटिक्स, व्हाई इट इज डन सो। हमें पता है बाय मैनिंग्स Q इज इक्वल टू क्या है? ए आर टू द पावर 2/3 एस नॉट टू द पावर अपॉन में एन। अगर आप ध्यान से देखो, फॉर अ गिवन बेड स्लोप, ऑब्वियसली प्रिज्मेटिक चैनल की बात कर रहा हूं तो बेड स्लोप और रफनेस तो कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर अ गिवन बेड स्लोप एंड रफनेस Q इज अ फंक्शन ऑफ ए आर टू द पावर 2/3 ओनली। एरिया फॉर अ गिवन शेप ऑफ चैनल, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ। हाइड्रोलिक रेडियस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ डेप्थ, मतलब ये ए आर टू द पावर 2/3 इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ। अगर इस फंक्शन को प्लॉट किया जाए विथ रेस्पेक्ट टू y, अगर मैं इस फंक्शन ए आर टू द पावर 2/3 को प्लॉट कर लूं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो हमें क्या मिलेगा? देखो अगर ए आर टू द पावर 2/3 को मैंने प्लॉट किया तो टाइप 1 चैनल के लिए प्लॉट हर वक्त इंक्रीजिंग ही होता है। फॉर टाइप 1 चैनल अलग अलग शेप के लिए प्लॉट अलग अलग होगा, बट इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बट टाइप 2 चैनल के लिए ये हर वक्त इंक्रीजिंग नहीं होता है, ये थोड़ी दूर तक बढ़ेगा उसके बाद ऐसे घूम जाएगा। इट विल नॉट बी एवर इंक्रीजिंग लाइक दिस। दिस इज फॉर टाइप 2 चैनल। अब ये घूमने के कारण क्या हो गया है? देखो अब ये घूमने के कारण ये हो गया है कि टाइप 2 चैनल में एक पर्टिकुलर y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पर ए आर टू द पावर 2/3 क्या है? मैक्सिमम। उसके बाद अगर y को आपने और बढ़ाया तो ए आर टू द पावर 2/3 बढ़ने के बजाय क्या है? घटना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे ये मैक्सिमम वाला पॉइंट निकालना है, मतलब मुझे इस ए आर टू द पावर 2/3 को मैक्सिमाइज करना है। अगर मैं पेरीमीटर को मिनिमाइज करूंगा तो आई विल नॉट गेट द रिजल्ट। इफ आई मिनिमाइज द पेरीमीटर देन आई विल नॉट गेट द रिजल्ट। क्यों नहीं मिलेगा मुझे ये रिजल्ट? क्योंकि पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंट एंड ए आर टू द पावर 2/3 एज अ फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंट। क्योंकि पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ y अलग है, ए आर टू द पावर 2/3 एज अ फंक्शन ऑफ y अलग है। तो अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, अगर I have to determine this point, then I have to maximize the discharge, that is I have to maximize the function a r to the power 2/3। इसीलिए टाइप 2 चैनल के केस में जहां पर डिस्चार्ज मैक्सिमम हो रहा है, जरूरी नहीं है वहां पर पेरीमीटर मिनिमम हो। अब देखो इस ग्राफ को ना मैं एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव कर दूंगा कि ऐसा ही होता है कि टाइप 2 चैनल में एक डेप्थ के बाद हमारा डिस्चार्ज बढ़ने के बजाय घटने लगेगा। मतलब देखो यहां से एक और चीज भी आप समझ में आ गया कि टाइप 2 चैनल आर ऑलवेज क्लोज्ड चैनल्स। कन्वर्जिंग हुआ तो कहीं ना कहीं क्लोज होगा, और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए ये चैनल कभी भी फुल नहीं होगा, इट विल बी पार्शियली फुल। इट विल बी पार्शियली फुल। एक क्वेश्चन करते हैं टाइप 2 चैनल पे, उससे ग्राफ और अच्छे समझ में आएगा। पहले मैं लिखवाना चालू करता हूँ सारी बातें, अभी यहाँ से कुछ नहीं लिखेंगे, पहले जो लिखवा रहा हूँ वो लिखिए। टाइप 1 चैनल के बारे में लिखिए। टाइप 1 चैनल डैश लिखो। इफ द फ्लो सरफेस विड्थ ऑफ चैनल, if the flow surface width of channel, if the flow surface width of channel increases, if the flow surface width of channel increases or remains constant, or remains constant with increase in the depth of flow, or remains constant with increase in the depth of flow, with increase in the depth of flow, the channel is called type 1 channel. The channel is called type 1 channel. The channel is called type 1 channel. Example trapezoidal, comma rectangular, comma triangular, etc.
एग्जाम्पल ट्रेपिजॉइडल, कॉमा ट्राइंगुलर, कॉमा ट्रेपिजॉइडल एक्सेट्रा। क्लियर है? इसको ड्रॉ करेंगे केवल टाइप 1 चैनल वाले पार्ट, इसको पूरा लिख लीजिए, इसको लिखिएगा, इस वाले पार्ट को पूरा लिख लीजिए, उसके नीचे ओनली राइट दिस पार्ट, ओनली राइट दिस पार्ट, इसको लिख लीजिए वहाँ, राइट दिस पार्ट। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखिए टाइप 2 चैनल के बारे में लिखिए, टाइप 2 चैनल डैश लिखो। हाउएवर इफ द फ्लो सरफेस विड्थ, however if the flow surface width decreases with increase in depth, however if the flow surface width decreases with increase in depth, with increase in depth, as in circular channel, as in circular channel, as in circular channel, with depth of flow above, as in circular channel, with depth of flow above half of dia, with depth of flow above half of dia, then the channel is called, then the channel is called type 2 channel, then the channel is called type 2 channel। क्लियर है? उसके नीचे टाइप 2 चैनल वाला पार्ट लिख लीजिए, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिख लीजिएगा, उसके नीचे ये टाइप 2 चैनल वाला पार्ट लिख लीजिएगा। क्लियर है मेरी बात? ये लिख लीजिएगा, राइट दिस डाउन। फिर उसके नीचे नेक्स्ट टाइम में लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके नीचे लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम में लिखिए, फॉर मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन इन टाइप 1 चैनल, फॉर मोस्ट एफिशिएंट चैनल कंडीशन इन टाइप 1 चैनल, for most efficient channel condition in type 1 channel, either discharge is maximized, either discharge is maximized or perimeter is minimized, or perimeter is minimized for a given area, or perimeter is minimized for a given area, for a given area, for a given area, that is, ये वाला इक्वेशन फिर से लिख लीजिएगा, ये that is, ये वाला इक्वेशन फिर से लिख लीजिएगा, that is dq by dy equal to 0 और dp by dy equal to 0। इस इक्वेशन को फिर से लिख लीजिएगा, फिर इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, but in case of type 2 channel, but in case of type 2 channel, for most efficient condition, but in case of type 2 channel, for most efficient channel condition, for most efficient channel condition, we should maximize the discharge only, we should maximize the discharge only, that is dq by dy equal to 0 और dq by d theta equal to 0। इसी इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा वहीं पे, that is dq by dy equal to 0 और dq by d theta equal to 0। फिर लिखिए नेक्स्ट टाइम में, we will not do perimeter minimization, we will not do perimeter minimization, we will not do perimeter minimization in type 2 channel, in type 2 channel, in type 2 channel for efficient channel condition, we will not do perimeter minimization in type 2 channel for efficient channel condition। उसके नीचे अगर आपको एक ग्राफ बनाना है तो एज अ हिंट बना लीजिए, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। उसके नीचे अगर आपको एक ग्राफ बनाना है एज अ हिंट तो बना लीजिए, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। एक क्वेश्चन करता हूं टाइप 2 चैनल का, सर्कुलर चैनल तो बहुत सिंपल है, आपकी थ्योरी बुक में उसका डेरिवेशन मिल जाएगा। हम एक और अच्छा चैनल डिराइव करके देखते हैं। लेट अस डू वन एग्जांपल ऑन द टाइप 2 चैनल। एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा पहले, नोट कर ही लिया आपने।
ओके, लेट्स सी देन, करते हैं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए वाटर फ्लोज इन अ चैनल। क्वेश्चन लिखिएगा, water flows in a channel of the shape of a triangle, of the shape of a triangle, whose base angles are 30 degree and 60 degree, whose base angles are 30 degree and 60 degree with the bed. What will be the depth of flow? What will be the depth of flow? Depth of flow for maximum discharge condition. For maximum discharge condition. Use Manning's equation. Use Manning's formula and base width is 4 meter. Use Manning's formula and base width is 4 meter. Clear है? लिख लीजिए इस पूरे क्वेश्चन को, देन वी विल प्रोसीड। अब क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आ रहा है? इट इज अ टाइप 1 ट्राइंगुलर चैनल और टाइप 2 ट्राइंगुलर चैनल। सिंस हमें बेस एंगल्स गिवन है, बेस विड्थ गिवन है, तो ऑब्वियसली चैनल का बेस हमारा जो है बेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसका एपेक्स नहीं कोइंसाइड कर रहा है। Therefore it is a type 2 triangular channel, ये type 1 triangular channel नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा whether it is a type 1 triangular channel or whether it is a type 2 triangular channel। तो ये type 1 नहीं है, ये type 2 triangular channel है। और मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशन निकालनी है, मतलब मोस्ट एफिशिएंसी की कंडीशन ही निकालनी है। देखो कैसे डिराइव कर रहा हूँ मैं इसको, लेट्स सी। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इससे हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा करना क्या है। देखिएगा जरा ध्यान से, पहले तो मैं सारा डेटा लिख लेता हूँ। तो एक एंगल हमारा 60 डिग्रीज है और एक एंगल क्या है 30 डिग्रीज। सारा डेटा लिख लेता हूँ पहले तो वन एंगल इज 60 डिग्री एंड वन एंगल इज 30 डिग्री। मुझे y निकालना है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। क्लियर है? मान लीजिए A है, B है, C है, M है, N है। क्लियर है? और ये रहा हमारा y, दिस इज y। मुझे क्या करना है ना, मुझे इसका वेटेड पेरीमीटर लिखना है। आई नीड टू राइट द वेटेड पेरीमीटर एंड एज वेल एज द एरिया इन टर्म्स ऑफ y। मुझे डिस्चार्ज का फंक्शन बनाना है ना, डिस्चार्ज इज a r to the power 2/3 s naught to the power half upon n by Manning's। तो a को एज अ फंक्शन ऑफ y रखना है, p को एज अ फंक्शन ऑफ y रखना है, फिर डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज कर दूंगा, दैट्स इट। एरिया लिखने के लिए मुझे bc तो पता है, व्हाट इज bc? bc इज 4 मीटर। मुझे किसी तरीके से mn निकालना है, तो bc इक्वल टू 4 मीटर, तो गिवन है, गिवन। मुझे mn निकालना है और
bm निकालना है और cn निकालना है। देखो बड़ा सिंपल तरीका है निकालने का। मैं इस साइड स्लोप को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस साइड स्लोप इज नथिंग बट, ऐसे लिख सकता हूँ 1 in m1 एंड 1 in m2 लिख सकता हूँ। तो अगर m1 m2 की वैल्यू निकालना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 by m2. This implies m2 is equal to 1 by root 3. Similarly, tan 30 degrees is equal to 1 by m1. This implies m1 is equal to root 3. देखो m1 m2 की वैल्यू निकाली। अब देखो mn निकालना कितना सिंपल हो जाएगा। इस टाइप की ज्योमेट्री आप बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। अब mn निकालना है, देखो एक यूनिट ऊपर जाऊंगा तो m1 यूनिट साइड में आऊंगा, तो y यूनिट ऊपर गया तो ये कितना हुआ, दिस इज m1y, और ये कितना हो जाएगा m2y, bc से माइनस कर दूंगा तो mn आ जाएगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज mn इज इक्वल टू bc माइनस क्या करूंगा m1y माइनस m2y, सारी वैल्यू फिट कर दो। दिस इंप्लाइज देयरफॉर mn इज इक्वल टू 4 माइनस m1 कितना है √3y माइनस y बाई √3। इसको थोड़ा ठीक कर लो, √3 हो गया, 3 प्लस 1 इज 4, तो mn कितना हो गया, दिस इंप्लाइज mn इज इक्वल टू 4 माइनस 4y बाई √3। इक्वेशन नंबर 1। mn निकाल लिया। अब बस मुझे क्या निकालना है, bm निकालना है और cn निकालना है। ये भी बड़ा सिंपल है। देखो मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, एक MNO PQ कर देता हूँ, ये P बोल दिया और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने Q। तो फ्रॉम ट्राइंगल BMP हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल BMP डायरेक्टली लिख सकता हूं BM इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो y है ही, y बाई BM, सो BM इज इक्वल टू y बाई साइन 60 डिग्री। BM इज इक्वल टू y बाई साइन 60 डिग्री, that is BM is equal to 2y by √3। ये इक्वेशन नंबर 2, 2y by √3। सिमिलरली Cn निकालना है, तो Cn कैसे निकल के आएगा, Cn भी निकल जाएगा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू y बाई Cn, सो Cn इज इक्वल टू y बाई साइन 60 डिग्री। Similarly, from triangle CNQ हम क्या लिखेंगे, Cn is equal to y by sin 30 डिग्री is equal to y। अब एरिया और पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लेता हूं और खत्म करता हूं यूजिंग इक्वेशन 1 2 3। Using equation 1, 2 and 3, एरिया को क्या लिख देंगे, हाफ इंटू mn प्लस bc इंटू y। दिस इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ mn कितना है 4 माइनस 4y बाई √3 इंटू y, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2y माइनस 2y स्क्वायर बाई √3। इक्वेशन नंबर, एरिया कितना आ गया 2y माइनस 2y स्क्वायर बाई √3। सिमिलरली पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू BM प्लस CN प्लस BC। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू BM कितना है, BM इज 2y बाई √3 प्लस 2y प्लस 4। ये इक्वेशन नंबर 5।
देखो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वाई मिल गया मुझे, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ वाई मिल गया, तो जो भी ज्योमेट्री का यूज था वो मैंने कर लिया। अब डिस्चार्ज लिखूंगा एज अ फंक्शन ऑफ वाई और उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। यहां तक नोट कर लेंगे सभी, नोट टिल हियर, फिर हटा देता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए यहां तक। बढ़ता हूं आगे। तो ज्योमेट्री का तो जो यूज था मैंने कर लिया। अब देखो बहुत सिंपल है इसके बाद सवाल। इसके बाद क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्टली लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा देखिए, नाउ बाय मैनिंग्स। वो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पे। मैनिंग्स इक्वेशन क्या है पहले आप बताइए। Q इज इक्वल टू A बाय एन R टू द पावर 2/3 S नॉट टू द पावर एंड R इज इक्वल टू A बाय P। तो अगर मैनिंग्स इक्वेशन यूज करूंगा तो Y की वैल्यू अलग आएगी फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, और चेजिस यूज करूंगा तो अलग आएगी, क्योंकि जब मैनिंग्स यूज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ AR टू द पावर 2/3, whereas जब चेजिस इक्वेशन यूज करोगे तो डिस्चार्ज विल बिकम अ फंक्शन ऑफ AC अंडर रूट आर, दैट इज A अंडर रूट आर। तो A अंडर रूट आर एज अ फंक्शन ऑफ Y इज डिफरेंट, AR टू द पावर 2/3 एज अ फंक्शन ऑफ Y इज डिफरेंट। तो मैनिंग्स इक्वेशन जब यूज करते हैं टाइप 2 चैनल में तो अलग रिजल्ट आते हैं, चेजिस यूज करते हैं तो अलग रिजल्ट आते हैं। टाइप 1 चैनल में ऐसा नहीं होता था, बट इट इज हैपनिंग इन टाइप 2 चैनल। मैनिंग्स इक्वेशन यूज करने से रिजल्ट्स आर डिफरेंट, सिमिलरली चेजिस इक्वेशन विल यील्ड डिफरेंट रिजल्ट। इसीलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है यू हैव टू यूज मैनिंग्स इक्वेशन। क्लियर? अब देखो Q कितना आ गया, देयरफॉर Q इज इक्वल टू A टू द पावर 5/3 n P टू द पावर 2/3 S नॉट टू द पावर हाफ। अब एरिया एज अ फंक्शन ऑफ y पता है, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ y पता है, डाल के डिफरेंशिएट कर दूंगा। बट अभी अगर आपने फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट किया तो एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको आप एग्जाम में हैंडल नहीं कर पाएंगे। आंसर तो आ चुका है बट हम अभी नहीं पुट करेंगे, अभी हम एरिया और पेरीमीटर को रखते हुए ही डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब A और P के फॉर्म में ही इक्वेशन बनाते। देखो कैसे। नाउ फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, dq बाई dy, dq बाई dy इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज dq बाई dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं s नॉट टू द पावर हाफ अपॉन में n इंटू डिविजन रूल p टू द पावर 4/3, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या है 5/3 A टू द पावर 2/3 इंटू P टू द पावर 2/3 इंटू DA बाई dy करना नहीं भूलेंगे, माइनस 2/3 A टू द पावर 5/3 P टू द पावर माइनस 1/3 इंटू DP बाई dy। यही आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है? यही क्वेश्चन बन के आ गया। अब इसको थोड़ा और सुंदर बना दो इस फॉर्म को। देखो इसको कैसे सुंदर बनाऊंगा। दिस इंप्लाइज ये S नॉट हाफ बाई n तो कैंसिल हो जाएगा, A को एक तरफ ले जाओ, P को एक तरफ ले जाओ। एक काम करो, A को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, P को इस तरफ ले आता हूँ। देखो क्या बनेगा, ये P टू द पावर 4/3 तो उड़ गया है, तो P टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3 क्या होगा 1। सो P इंटू DA बाई dy इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, A को उधर ले गया तो 5/3, देखो 5 भी है ना, एक 5P इंटू DA बाई dy, 3 तो कैंसिल हो गया, 5/3 माइनस 2/3 इज A अगेन, तो 2A इंटू DP बाई। अब देखो कितना सुंदर सा फॉर्म बन गया है। बस अब आपको बस A और P की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन लाना है। तो इक्वेशन और 4 और 5 को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 हम क्या लिख सकते हैं, नाउ
substituting equation 4 and 5, इक्वेशन 4 and 5 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर. दिस इम्प्लाइज क्या आ गया 5 इंटू पी. पी कितना है हमारा 2y/√3 प्लस 2y प्लस 4 इंटू DA/dy. DA/dy क्या हो जाएगा 2 माइनस 4y/√3 इज इक्वल टू 5 इंटू इक्वल टू 5 इंटू सॉरी 2 इंटू इक्वल टू 2 इंटू ए कितना होगा हमारा 2y माइनस y² इंटू dp/dy क्या हो जाएगा सिंपली 2/√3 प्लस. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. ये मैंने पूरा इक्वेशन लिख दिया है, आप देख सकते हैं, एक बार ध्यान से देख लो. अब अगर आप ध्यान दोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा दिस इम्प्लाइज, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी समवॉट लाइक दिस. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा यहां से. ओके एरिया हमारा कितना था एरिया लिख लिया था. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बन के आएगा 5.83y² प्लस 1.68y माइनस 16 इक्वल टू 0. इसको आप सॉल्व करिए. सॉल्व करने से ऑन सॉल्विंग दो रूट्स मिलेंगे y के आपको. एक रूट क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 1.52 मीटर और एक मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 1.81 मीटर. नेगेटिव रूट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि बेड के नीचे से तो फ्लो होगा नहीं ना, तो हमें तो पॉजिटिव रूट ही लेना है. मतलब अडॉप्ट y इज इक्वल टू क्या 1.52 मीटर. Therefore adopt y is equal to, therefore Q is maximum for y is equal to 1.52 मीटर. अब वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बट देखो एक और चीज मैं प्रूव करूंगा कि इस डेप्थ के ऊपर हमारा जो ये ट्रायंगुलर चैनल है इट इज पार्शियली फुल. तो मैं वो नेचर ऑफ ग्राफ को भी प्रूव कर दूंगा कि AR⁴ का ग्राफ जो है इस y के बाद घूम जाता है. इट इज अबव दिस डेप्थ y AR⁴ विल डिक्रीज. देखो अब इसको भी प्रूव कर देता हूं. यहां तक नोट कर लेंगे पहले सब. नोट टिल हियर. ओके देखो अब इस जो मैं ट्रायंगुलर चैनल गिवन था उसका हाइट निकाल के देखिए एक बार. ये आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी और कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं. अगर ये ट्रायंगुलर चैनल है हमारा तो इसका हाइट कितना है, जरा हाइट निकाल के देखते हैं. 4 मीटर था ABC, मुझे इसका हाइट निकालना. आई नीड टू फाइंड आउट द हाइट. ये 4 मीटर है और ये ट्रायंगुलर का 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. सिमिलरली देखो अब एरिया से कुछ बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ हाफ इंटू BC इंटू 4 सॉरी BC इंटू H हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं हाफ इंटू AB इंटू AC. सबको H के फॉर्म में लिख दो. हाफ हाफ कैंसिल, दैट इज 4H इज इक्वल टू AB को क्या लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू H बाई साइन 60 डिग्री इंटू H बाई साइन 30 डिग्री. तो ये देखो √3 आएगा यहां से. h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 H कैंसिल, तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 मीटर. √3 मीटर मतलब 1.732 मीटर.
और हमारा जो y आया है that is less than h, y यही आया था ना 1.52 मीटर, दिस इज लेस देन h. दिस implies जब मैक्सिमम डिस्चार्ज हो रहा है इस चैनल में देन इट इज पार्शियली फुल. ड्यूरिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज दिस चैनल इज पार्शियली फुल. above y equal to 1.52 meter, this discharge will not increase but this discharge will keep on decreasing. क्लियर है मेरी बात? तो टाइप 2 चैनल पे हमने एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल किया. इसके बाद देखिए जो सर्कुलर चैनल है वो तो सिंपल सा डेरिवेशन है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, हमारी थ्योरी वाली बुक में मिल जाएगा, बट रिजल्ट आपको याद रखने हैं. सर्कुलर चैनल के मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ. तो सर्कुलर चैनल के रिजल्ट को मैं नोट में लिखवाता हूँ आपसे. सर्कुलर चैनल का रिजल्ट देखिए क्या है, इसको आप नोट में लिखेंगे. सर्कुलर चैनल के रिजल्ट, सर्कुलर चैनल का रिजल्ट लिखवा रहा हूं नोट में. सर्कुलर चैनल के रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में यूज आते हैं. ये डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है, उससे बहुत बढ़िया चैनल हमने आपको करवाया. नोट में सर्कुलर चैनल के रिजल्ट्स लिखेंगे आप. मैनिंग से रिजल्ट अलग आएंगे, चेजिस से रिजल्ट अलग आएंगे. तो ये सर्कुलर चैनल है. फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन मान लीजिए डेप्थ इज d एंड डाया इज कैपिटल D. तो सबसे पहले बाय मैनिंग्स लिखवा देता हूं. बाय मैनिंग्स अपने आप देखिएगा इसके आप रिजल्ट, डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा. बाय मैनिंग्स फॉर क्यूमैक्स फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज d by d is equal to 0.938. सिमिलरली फॉर Vmax, अब देखिए जहां पर डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंट एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंट. बोथ द फंक्शंस आर डिफरेंट. सिमिलरली बाय चेजिस रिजल्ट अलग आएंगे. तो फॉर क्यूमैक्स d by d is equal to 0.95, लगभग आसपास है. सर्कुलर चैनल में आप चेजिस इक्वेशन यूज कर सकते हैं. इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट फॉर सर्कुलर चैनल. इसीलिए इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ सीवर्स, उसमें सर चेजिस वाला रिजल्ट फॉलो करते हैं. दैट इज फॉर क्यूमैक्स d by d is equal to 0.95, बट यू कैन यूज ईदर ऑफ देम. जो आंसर है वो काफी आसपास आने वाले. क्लियर है मेरी बात? तो ये सर्कुलर चैनल वाले रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं. तो एक चीज और समझ में आया, टाइप 2 चैनल के लिए जिस डेप्थ पर मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा और जिस डेप्थ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, दीज टू विल बी डिफरेंट. बोथ द डेप्थ्स आर डिफरेंट, क्योंकि डिस्चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंट एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y इज डिफरेंट. इसको भी नोट में लिख लीजिए. सर्कुलर चैनल के रिजल्ट याद रखिए. क्लियर है मेरी बात? नाउ वी विल सी shear stress on the boundary of uniform flow channel. देखिए अब इसके बाद क्या बता रहा हूं. shear stress on the boundary of a uniform flow channel. देखिए इसमें क्या बताता हूं. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. shear stress on the boundary of uniform flow channel. On the boundary of uniform flow channel. shear stress on the boundary of uniform flow channel. मान लीजिए एक चैनल है, उसमें यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है. आई नीड टू फाइंड आउट द shear स्ट्रेस.
तो डेप्थ कांस्टेंट है इसमें, ये चैनल है, कोई भी शेप मान लीजिए ट्रेपेजॉइडल है, तो ये शियर स्ट्रेस क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर फ्लो हो रहा है, तो बेड और चैनल के बीच में एक फ्रिक्शन है, याद आ रहा है आपको? मैं मान लीजिए कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया हूं, ये दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, तो याद आ रहा होगा आपको, यहां पर ये वेट W है, तो इसका एक कंपोनेंट जा रहा है, दैट इज W साइन थीटा। इसके ऊपर एक Fs लगेगा इस कंट्रोल वॉल्यूम पे। इतना ही फ्रिक्शन हमारे बेड पे भी लग रहा है क्या? इतना ही फ्रिक्शन हमारे बेड पे भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस फ्रिक्शन विल कॉज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस? दिस फ्रिक्शन विल कॉज shear स्ट्रेस। ये फ्रिक्शन जो है shear स्ट्रेस बनाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन shear फोर्स है, तो इट विल कॉज shear स्ट्रेस। मान लीजिए कंट्रोल वॉल्यूम का जो लेंथ है दैट इज L, लेंथ ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्यूम मान लीजिए ये क्या है? L। क्लियर? मान लीजिए चैनल का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल मान लिया। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो बाय मोमेंटम इक्वेशन मुझे एक चीज पता है, क्या पता है? फॉर यूनिफॉर्म फ्लो बाय मोमेंटम इक्वेशन एक चीज प्रूव कर ली थी ना मैंने, क्या प्रूव कर ली थी? Fs इज इक्वल टू W साइन थीटा। Fs इज इक्वल टू क्या? W साइन थीटा। Fs इज द फ्रिक्शन फोर्स, W साइन थीटा, W इज द वेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इनटू साइन थीटा। Fs को मैं shear स्ट्रेस के टर्म्स में देखो कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से। ये मेरा ट्रेपेजॉइडल चैनल है, अगर मुझे फोर्स लिखना है, फ्रिक्शन का फोर्स दैट इज shear फोर्स, ये shear स्ट्रेस इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो क्या होगा, इस एरिया पे है ना, ये लेंथ L है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम का, इस सरफेस एरिया पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, तो मुझे Fs लिखना है, तो मैं देखो क्या लिखूंगा? टाउ इनटू पेरीमीटर इनटू लेंथ L इनसाइड। P इंटू L करूंगा तो सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। अगर मैं P इंटू L करूंगा तो आई विल गेट द सरफेस एरिया P इंटू लेंथ L, सो आई विल गेट दिस सरफेस एरिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दिस इंप्लाइज Fs इज इक्वल टू टाउ, दैट इज द बेड शियर जो कि मुझे निकालना है, टाउ नॉट इनटू क्या करूंगा? P इंटू L। दिस शुड बी इक्वल टू वेट। वेट को देखो अब कैसे लिखूंगा? गामा, गामा ऑफ वाटर, गामा इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ L इनसाइड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ L इनसाइड करूंगा तो ये मुझे पूरा का पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा यहाँ पे। सो गामा इंटू A इंटू L इंटू साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल थीटा मैं साइन थीटा टेन थीटा सेम बोल सकता हूं। फॉर स्मॉल एंगल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा sin theta is equal to tan theta is equal to S naught. Sin theta is equal to tan theta is equal to S naught. Therefore this implies हम क्या लिख देंगे? Therefore tau naught is equal to क्या हो गया? गामा A बाई P, LL देखो कैंसिल कर लिया, इंटू S नॉट। A बाई P क्या होता है? एरिया बाई पेरीमीटर इज नथिंग बट R। R इज इक्वल टू A बाई, दिस इंप्लाइज टाउ नॉट इज इक्वल टू, याद रखिएगा आप, ये बेड शियर है, दैट इज गामा R S नॉट या रो G R। क्या ये केवल ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए वैलिड है कि सारे चैनल्स के लिए वैलिड है? देखिए इसमें मैंने कोई चैनल वैनल का तो यूज किया नहीं, ट्रेपेजॉइडल चैनल का तो यूज किया नहीं। दिस इज वैलिड फॉर ऑल चैनल्स। चैनल के हिसाब से आप R को कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड से, बट यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ही आप इसको लिख सकते हैं। टाउ नॉट इज शियर, बेड शियर और ड्रैग, इसको ड्रैग भी बोल देते हैं, वन एंड द सेम थिंग।
देखिए यहीं से फ्रिक्शनल ड्रैग भी बोल देते हैं या केवल ड्रैग भी बोल सकते हैं। यहीं से एक चीज जो है और डिफाइन है, दैट इज फ्रिक्शनल वेलोसिटी। फ्रिक्शनल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया? V स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट टाउ नॉट बाई रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। यूनिट वेट को मैंने ऐसे लिख दिया, रो इंटू जी। तो टाउ नॉट बाई रो करूंगा तो क्या आएगा? अंडर रूट आर अंडर रूट जी आर एस। देखिए इस क्वांटिटी का यूनिट वेलोसिटी के बराबर है, इसीलिए वी स्टार को क्या बोला गया है? फ्रिक्शन वेलोसिटी। और हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्रिक्शन वेलोसिटी का यूज करेंगे जब आप बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे या टर्बुलेंट फ्लो की बातचीत करेंगे, बट हमारे लिए फ्रिक्शन वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है। बस फ्रिक्शन वेलोसिटी की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द बेड शियर। क्लियर है? फ्रिक्शनल वेलोसिटी का बस यही यूज है और कोई इसका यूज नहीं। तो V स्टार इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट जी आर एस नॉट। क्लियर है? देखिए इसका वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा, G इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, R इज मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, रूट इज मीटर पर सेकंड, इसीलिए इस क्वांटिटी को फ्रिक्शन वेलोसिटी बोला गया। तो कभी कभी फ्रिक्शन वेलोसिटी के टर्म्स में भी आप बेड शियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, फ्रिक्शन वेलोसिटी पूछे तो हम इस तरीके से निकाल सकते। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब मैं फ्रिक्शन वेलोसिटी और C के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करके दिखाता हूँ। पहले आप नोट कर लेंगे इसको, नोट दिस डाउन। ओके, अब देखिए फ्रिक्शन वेलोसिटी और C के बीच में एक रिलेशनशिप बताता हूँ। चेज़ीज़ कांस्टेंट। हमें पता है, क्या पता है? देखो ये सब नोट में जाएगा अभी जो बता रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी और V स्टार के बीच का रिलेशनशिप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाय चेज़ीज़ हम बोल सकते हैं, बाय चेज़ीज़ V इज इक्वल टू C अंडर रूट R एस नॉट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, एस नॉट कर लिया, एंड C इज इक्वल टू अंडर रूट 8G बाई F, where F is what? F is the friction factor. Clear? And V star is equal to under root G R S naught. This implies V star by V is equal to, देखो क्या आ जाएगा, V star by V करूंगा तो क्या हो जाएगा? R S naught cancel, that is under root G by C, that is under root G by under root 8G by F. Therefore, this implies V star is equal to under root, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो V star और V के बीच का यही रिलेशनशिप है, where F is what here? F is nothing but the friction factor. तो एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में भी आप V स्टार को निकाल सकते हैं, गिवन डैट मुझे फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू पता हो। अगर फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है तो आप V स्टार के टर्म में इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इन टॉपिक्स पे, यही था हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। कुछ क्वेश्चंस करता हूं एंड लेट्स फाइंड इट आउट। सो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो हमने फिनिश कर दिया है, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा सभी मेरे साथ में। कंप्यूट द एवरेज शेयर, कंप्यूट द एवरेज शेयर स्ट्रेस। बाउंड्री शेयर स्ट्रेस निकालना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बाउंड्री शेयर स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है। एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑन द बॉटम, on the bottom of the rectangular flume 3.2 meter wide, 3.2 meter wide and flowing
1.1 meter deep and slope of bottom is 1.3 upon 1000. 1.3 upon 1000. देखिए, जो हमने लास्ट में फॉर्मूला डिराइव किया था बाउंड्री शेयर स्ट्रेस का, क्या था वो फॉर्मूला? इसको आप पहले लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिए इसको. ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो वी नो, assuming बाउंड्री, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, बाउंड्री shear stress to be uniform. हमारा टाउ नॉट कितना आ गया, लिखना नहीं है भैया, टाउ नॉट कितना आ गया था, रो जी आर एस नॉट. जब मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, देन आई मेड एन अजम्पशन. वो अजम्पशन क्या थी कि हमारा बाउंड्री शेयर स्ट्रेस पूरे के पूरे चैनल में यूनिफॉर्म है. इरिगेशन में आपने या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आपने ये पढ़ा है कि चैनल के साइड्स पे, मान लीजिए अगर ये ट्रेपेजॉइडल चैनल हो, चैनल के साइड पे टाउ की वैल्यू क्या होती है, 0.75 रो जी आर एस नॉट, और बॉटम पे क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू रो जी आर एस नॉट. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज एट द साइड्स ऑफ चैनल. ये बात ऑलरेडी आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं. उसका डेरिवेशन इसका डेरिवेशन आपने वहां नहीं देखा होगा. तो हमारे साइड्स पे एक्चुअली ये जो बाउंड्री शेयर स्ट्रेस है वो वेरी करती है, और उसकी एवरेज वैल्यू लगभग 0.75 रो जी आर एस नॉट है. whereas on the bottom of the channel the boundary shear stress is more or less uniform only, और उसकी वैल्यू कितनी है, टाउ रो जी आर एस नॉट. जो हमने बाउंड्री शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव किया था, इट इज डिराइव्ड बाय अज्यूमिंग दैट बाउंड्री शेयर स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म. ये बात आपने ऑलरेडी जो है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या इरिगेशन में कंप्लीट कर रखी है, इसीलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये पता ही है. और हमसे देखिए शेयर स्ट्रेस कहाँ पर पूछा गया, एट द बॉटम. अगर साइड्स पे पूछा जाता तो वी वुड हैव यूज्ड 0.75 रो जी आर एस नॉट. क्लियर है? ओके, तो ये लिखना नहीं है आपको, बोर्ड पे दीजिए. देखिए अब इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं जल्दी से. तो हमें डेटा क्या क्या गिवन है देखिएगा सभी. लेट्स सी व्हाट डेटा इज गिवन टू अस. तो साइड्स के ऊपर वैल्यू टाउ की 0.75 रो जी आर एस नॉट होती है. क्लियर है? सो y इज हाउ मच, 1.1 मीटर. विड्थ कितना दे रखा है हमें, 3.2 मीटर. बेड स्लोप कितनी है, 1.3 बाई 1000. देयरफॉर टाउ नॉट इज इक्वल टू रो जी आर एस नॉट. अब देखिए सारी वैल्यूज में जो है यहाँ पर एसआई यूनिट में रखूंगा, तो आंसर भी क्या है, एसआई यूनिट में आएगा. आर क्या होगा हमारा, ए बाई पी, दैट इज एरिया बाई पेरीमीटर. एरिया कितना है, बी इंटू वाई. वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, बी प्लस वाई. उठा के सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आंसर एसआई यूनिट में आना स्टार्ट हो जाएगा. तो रो को कितना लिखेंगे एसआई यूनिट में, कितना होगा रो, 1000 kg पर मीटर क्यूब. जी अगर कुछ गिवन नहीं है तो क्या लेके चलते हैं, आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने. अगर जी गिवन नहीं है तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम, 9.81 इंटू आर. आर विड्थ क्या है हमारा, 3.2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 3.2 प्लस 2 इंटू 1.1 इंटू एस नॉट कितना है, 1.3 बाई 1000. 1.3 बाई 1000.
और ऐसा यूनिट क्या होगा फिर इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल्स। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करने से वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 8.31 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स। तो दिस इज द बाउंड्री शियर स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल। फ्लूम का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लूम इज नथिंग बट चैनल। चैनल को कभी कभी हम फ्लूम भी बोलते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग। एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करता हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले पॉज करके, फिर एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करता हूँ। नोट दिस डाउन। ओके, एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं फिर से। फिर मैं वर्कबुक डिस्कस कर दूंगा। एक और क्वेश्चन लिखेंगे इंटरेस्टिंग। शो दैट normal depth of flow in a triangular channel z horizontal is to 1 vertical is given by yn is equal to 1.189 qn, obviously n Manning's है ना ये, under root s0 to the power 3/8 into z square upon plus 1 upon z to the power 5 to the power 1/8। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन मुझे प्रूव करना। ऑब्वियसली yn क्या है यहाँ पे, yn इज द नॉर्मल डेप्थ। yn इज नथिंग बट द नॉर्मल डेप्थ। एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा पॉज करके, फिर मैं तो डिस्कस करूंगा ही। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, सो एक ट्राइंगुलर चैनल है, तो टाइप 1 चैनल होगा कि टाइप 2 चैनल होगा। देखिए, अगर कुछ नहीं गिवन हो तो वी विल ऑलवेज अज्यूम टू बी अ टाइप 1 चैनल। क्लियर है? अगर टाइप 2 चैनल होता तो बेस विड्थ गिवन होता। क्या हमें बेस विड्थ या बेस एंगल्स गिवन है? नहीं है। तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगुलर चैनल किस टाइप का है? इट इज एक्चुअली अ टाइप 1 चैनल। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हुई हमें। दिस इज अ टाइप 1 चैनल। ये yn है हमारा। इसकी साइड स्लोप देखिए क्या बोला है, z हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। z हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। क्लियर है मेरी बात? ओके, सो इसकी एरिया और वेटेड पेरीमीटर पहले ही लिख के रख लेता हूं मैं। एरिया कितना होगा इसका, व्हाट विल बी द एरिया? एरिया इज इक्वल टू टॉप विड्थ कितना होगा? टॉप विड्थ इज 2 इंटू जेड वाई एन। तो एरिया कितना हो जाएगा? जेड वाई एन स्क्वायर। एंड वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट, क्या हो जाएगा? 2 वाई एन अंडर रूट
1 प्लस जेड स्क्वायर है ना। एक साइड स्लोप की लेंथ आपको पता ही है वाई एन और जेड वाई एन, तो अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई एन, दोनों के मिला के क्या हो जाएगी 2 वाई एन अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब ऑब्वियसली आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैनिंग्स का। अब बस इस फॉर्म को देखते जाना और बनाते जाना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन होगा अभी ये। तो मुझे डिस्चार्ज का इक्वेशन लिखना है पहले। नाउ बाय मैनिंग्स, नाउ बाय मैनिंग्स हम क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज इक्वल टू a बाय n r टू द पावर 2/3 s नॉट टू द पावर हाफ। r को क्या पुट करूंगा मैं, ऑब्वियसली a बाई p। ये फॉर्म भी बनाते जाना है मुझे, क्लियर है ना। तो आप एक काम करो, r को तो हम पुट करेंगे a बाई p और क्यू एन बाई एस अंडर रूट एस नॉट को इधर ले आता हूं। देखो यहां पर भी एक टर्म दिख रहा है ना, क्यू एन बाई अंडर रूट एस नॉट। तो मुझे एक ऐसा टर्म चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको एक तरफ ले आता हूं। दिस इंप्लाइज क्या आएगा, देखो a टू द पावर 5/3 अपॉन p टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू क्यू एन बाय अंडर रूट एस। कुछ तो बनता हुआ नजर आया हमें, बहुत बढ़िया। a टू द पावर 5/3 को देखो क्या करूंगा, z वाई एन स्क्वायर, दिस इंप्लाइज z टू द पावर 5/3 इंटू वाई एन टू द पावर 10/3 अपॉन p को लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, 2 टू द पावर 2/3 वाई एन टू द पावर 2/3 एंड 1 प्लस जेड स्क्वायर, 2 तो कैंसिल, टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू क्यू एन बाय अंडर रूट एस। क्लियर है मेरी बात। 1 प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3। ओके, क्लियर है। ओके, एक तरफ वाई एन को कंसेंट्रेट कर लो, आप सारे पावर्स को वाई एन को, और फिर देखते हैं क्या बन के आता है। इसको उधर भेजो, तो उसको इधर भेज के हम एक फॉर्म भी बनाना चालू करते हैं जो हमें प्रूव करना है। लेट्स सी वी आर गेटिंग द फॉर्म और नॉट। दिस इंप्लाइज वाई एन के पावर एक जगह ले लो, तो वाई एन टू द पावर 8/3 हो जाएगा। वाई एन टू द पावर 8/3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 के इधर भेजो। ओके, फिर क्यू एन बाय अंडर रूट एस नॉट, और क्या रहेगा ये, और देखो इधर 3 कॉमन ले लो पावर में, और इसको उधर भेजो तो 1 या जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 5 अपॉन में 1/3। क्लियर है, पावर में 1/3। क्लियर है, बोर्ड से थोड़ा आउट हो गया है। ओके, ये थोड़ा आउट हो गया शायद बोर्ड से, मैं इस तरफ थोड़ा इसको लिख देता हूं। y टू द पावर yn टू द पावर 8/3 इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, 2 टू द पावर 2/3 इंटू क्यू एन बाय अंडर रूट एस नॉट इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 5। आपको ये फॉर्म बनता हुआ नजर आ गया होगा। पूरे के पूरे पावर्स को 3/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई एन मिल जाएगा। पूरे पावर को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पूरे पावर को 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज वाई एन इज इक्वल टू, इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 3/8 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1/4 इंटू क्यू एन बाय अंडर रूट एस नॉट टू द पावर 3/8 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, 3 कैंसिल, 1/8 बचेगा टू द पावर 1/8। क्या वो फॉर्म आ गया। अब आप 2 टू द पावर 1/4 को कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप कैलकुलेटर में देखिएगा 2 टू द पावर 1/4 कितना आ जाएगा, दैट इज 1.189।
क्लियर? कभी कभी क्या है ना, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर मुझे गेट टाइप क्वेश्चन बनाना होता तो एग्जामिनर क्या करता, बस इस 1.189 को हटा के क्या है यहाँ पे एक डैश लगा देता और फिर आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करना पड़ता। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस टाइप के प्रूफ के क्वेश्चन भी आते हैं। सिंपल होते हैं प्रूफ के क्वेश्चन, जस्ट सी द एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करना है, दैट्स इट। क्लियर है? बस मैथमेटिक्स है, आप जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। फिर बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्लियर? पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, सो क्या है, देखिए अब बुकलेट में सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है यूनिफॉर्म फ्लो के, आप करिएगा तो समझ में आएगा आपको। ये डिस्कशन सुनने से पहले आप अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, ओके, attempt all the questions of uniform flow, then we will see the discussion. मैं देखिए डिस्कशन तो कर रहा हूं, बट आप कृपया जो है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर ये जो है क्वेरी के लिए ये पार्ट देखिएगा। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का वर्कबुक डिस्कस कर रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने डिराइव करके दिखा दिया था। चेज़िस कोएफिशिएंट C इज यूनिफॉर्म फ्लो का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं। चेज़िस कोएफिशिएंट C इज रिलेटेड टू डार्सीज वेस्बैक फ्रिक्शन फैक्टर F एज, हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, √8G/F। ये तो देखिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट का आंसर क्या है, C। सेकेंड देखिए, अ ट्राइंगुलर इरिगेशन लाइन्ड कैनाल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सेकेंड क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं मैं, ऑब्वियसली मैं अब देखिए फुल नहीं सॉल्व करूंगा, आई विल गिव हिंट ऑफ एवरी क्वेश्चन। वैसे तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, हिंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला ट्राइंगुलर इरिगेशन लाइन्ड कैनाल डिस्चार्ज दे रखा है हमें 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? और क्या दे रखा है, बेड स्लोप दिया हुआ है, वो कितना है 1/6000। ओके, साइड स्लोप्स दे रखे हैं 1 in 1। ओके, सो एंड मैनिंग्स कोएफिशिएंट दे रखा है n इज इक्वल टू क्या है 0.018। तो सेंट्रल डेप्थ का मतलब यही है, आपको नॉर्मल डेप्थ निकालना है। yn इज नथिंग बट द सेंट्रल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ। क्लियर है? जो हम लोग डेप्थ निकालते थे वो सेंटर की ही डेप्थ होती है। एक्चुअली क्या है ना, जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो साइड्स के ऊपर डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होती है। व्हेनेवर यू विल सी द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हाइल इट इज फ्लोइंग, जब फ्लो कर रहा होगा तो कुछ इस टाइप का सरफेस होता है, तो yn वो हर वक्त जो है सेंटर वाली डेप्थ है। क्लियर है? हम तो हर वक्त जो भी फॉर्मूलाज यूज करते हैं, वी ऑलवेज अज्यूम दैट आवर फ्री सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, साइड्स के ऊपर थोड़ा पानी फ्रिक्शन के कारण उठा हुआ होता है। क्लियर है? सो एनीवेज आपको yn ही निकालना था। यहाँ पर आप सिंपली मैनिंग्स इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या है वो, a/n r⁻² 2/3 s⁻²। इसका एरिया निकाल लीजिएगा, पेरीमीटर निकाल के r निकाल लीजिएगा, फॉर्मूले में पुट करिएगा, एक ही अननोन होगा yn, उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। होपफुली आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। तो सेकेंड का आंसर जो आएगा डेट इज 4.91 मीटर। सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा, C। सेकेंड का आंसर C आ जाएगा। हिंट देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। थर्ड में देखिए क्या बोला गया है, थर्ड का भी हिंट देख लीजिए आप। ये सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है, आप अपने आप जरूर सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला जा रहा है। अ हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की बात चल रही है। A hydraulically efficient trapezoidal section of
ओपन चैनल फ्लो कैरीज वाटर एट द ऑप्टिमल डेप्थ, मतलब y दे रखा है हमें 0.6 मीटर, चेजिस कोएफिशिएंट इज c is equal to 75 and the bed slope S0 is equal to 1/250। अब देखिए हमें डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, AC√RS। अब देखिए अगर आप यहाँ पर साइड स्लोप को 60 डिग्री नहीं मानेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर दो अननोन्स हो जाएंगे, विड्थ भी और साइड स्लोप भी, और इक्वेशन तो मेरे पास केवल एक ही है जो कि ये। क्लियर है? विड्थ और डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप लिखने के लिए हमारे पास तो एक ही एफिशिएंसी का इक्वेशन है, दैट इज टॉप विड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड स्लोप। आप यही तो यूज करेंगे। अगर मुझे जब तक इसकी साइड स्लोप नहीं पता हो तब तक मैं इसके विड्थ को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो आप विड्थ को पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, वो तो आप कर ही लेंगे ना। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाता है, विड्थ इज इक्वल टू टॉप विड्थ दैट इज बी प्लस ये साइड स्लोप हो जाएगी 1 in m, m कितना हो जाएगा 1/√3 दैट इज 2y/√3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड स्लोप दैट इज 2y √1 + 1/3 दैट इज b इज इक्वल टू कितना आ गया था 2y/√3। वैसे एरिया निकाल लोगे तो √3y² आ जाएगा, और r इज इक्वल टू क्या होता है y/2 फॉर एफिशिएंट चैनल। सब कुछ पता लग गया अब आपको इन टर्म्स। y तो मुझे पता है, सबको उठा के अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, c वगैरह पता है, S0 वगैरह पता है, तो आराम से आप डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस केस में अगर हम साइड स्लोप 60 डिग्री नहीं मानेंगे तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अगर साइड स्लोप गिवन होता तो आप वही मान के कैलकुलेट करते। इसको कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे तो थर्ड का आंसर आएगा। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, बी, दैट इज बॉम्बे, 1.62 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? थर्ड भी मैंने बता दिया हिंट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं, इसको देख लीजिएगा, हटा रहा हूं इसको तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन से सारे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, अ रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड, बेड स्लोप दे रखा है, विड्थ इज हाउ मच 3 मीटर, बेड स्लोप दे रखी है हमें 0.0002 एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो y दे रखा है हमें 1.5। अरे आपको तो बस एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस निकालना है तो यूनिफॉर्म ही मानिएगा, आप दिमाग मत दौड़ाइएगा, ρg/r/S0। अगर सिर्फ बाउंड्री शियर स्ट्रेस बोला गया है तो ऑब्वियसली आपको बॉटम का ही निकालना है, दैट इज ρg/r। अगर स्पेसिफिकली बोला होता कि साइड्स पे बताओ तब आप 0.75 ρg/r/S0 करते। क्लियर है? तो ये आंसर आएगा, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा डी। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करवाया भी था। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर है? ओके, बेड शियर का क्वेश्चन था ये। फोर्थ भी हमने डिस्कस कर लिया। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। When discussing most efficient section of flow into open channels, what is the parameter P as a proportion of depth of flow for a triangle? बहुत ही सिंपल है, देखो आप, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ फ्लो है। तो अगर ये ट्राइंगुलर सेक्शन है तो मोस्ट एफिशिएंट के लिए क्या होना है 90 डिग्री, दैट इज साइड स्लोप इज 1 in 1। अगर डेप्थ h है, इफ डेप्थ इज h, तो पेरीमीटर को क्या लिखेगा, अगर डेप्थ h है तो पेरीमीटर को क्या लिख दीजिएगा 2h√1 + 1 का स्क्वायर, दैट इज p इज इक्वल टू 2√2h। तो ट्राइंगुलर चैनल के लिए p/h कितना हो जाएगा, p/h
इज इक्वल टू 2√2। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाता है, 2√2 कितना आ जा रहा है ये, 2√2। कैलकुलेट करके देख लेते हैं फॉर अ ट्राइंगुलर चैनल एज वेल एज ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो 2√2 आ गया ये 2.828, 2.83 आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, एक पार्ट का तो आंसर आया, और ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए भी निकाल लेंगे, भी बहुत सिंपल है। देखिए इसमें साइड स्लोप को क्या मान लीजिएगा आप, 60 डिग्री ऑब्वियसली, ये 1 in m, ऑब्वियसली m कितना हो जाएगा 1/√3, हो गया खत्म। ये h है हमारा, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, b प्लस 2h √1 + 1/3। b कितना है हमारा, b इज अगेन 2h/√3, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव किया था। और ये कितना हो जाएगा 2h प्लस 2h, p कितना हो जाएगा ये 2h, और यहाँ से 2 और, तो 4h/√3, दैट इज 6h/√3। दिस इम्प्लाइज p/h इज इक्वल टू 6/√3। कैलकुलेट करके देखो एक बार कितना आता है, p/h इज इक्वल टू 6/√3 है, 6/√3 कितना हो जाएगा, 6 divided by √3 will come out to be 3.46, 3.46। बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते थे यार, कोई खास बात नहीं थी। √2 की आपको वैल्यू पता होना चाहिए, इट इज़ 1.14, √2 इतना होता है। और √3 यहाँ पर पहले बैलेंस कर लेते आप, तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए अब आप बोलते सर हमको तो बिना कैलकुलेटर के करना है, क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सवाल है, तो आप क्या लिखते हैं 2√3, √3 कितना होता है 2 × 1.732, तो ये भी लगभग 3.46 ही आ जाता। तो बिना कैलकुलेटर के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बस √2 √3 ये 1.41 होगा, सॉरी 414 होता है, 1.414। √2 √3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, अगर √2 √3 की वैल्यू नहीं पता होगी तब इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। सिंपल ही क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया है, दैट इज डी। 5th के बाद देखिए मैं 6th डिस्कस कर रहा हूँ। 6th तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, देखिए डिस्कस कर देता हूँ मैं। मैं ऐसे ही इस वर्कबुक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे, अननेसेसरीली आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 मैं डिस्कस कर रहा हूं। फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। टॉप विड्थ एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन, ऑब्वियसली देखिए बेटा ये y इज व्हाट, इट इज अ एफिशिएंट डेप्थ, देखो लास्ट में लिखा हुआ है y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन। तो टॉप विड्थ कितना होना चाहिए, t इज इक्वल टू, दैट इज विड्थ के बराबर ही, दैट इज 2y, यही होता है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू b प्लस 2y, दैट इज 4y। और हाइड्रोलिक रेडियस दैट इज y/2। और हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी होती है, हाइड्रोलिक डेप्थ ऑलरेडी बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं मैं। हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी होती है, a/t, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू y। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मैच, दैट इज सी। 6 का आंसर क्या है, सी, कैलकाटा, सी। ओके क्लियर है, 6 का सी। सिक्स देखिए मैंने डिस्कस कर दिया है। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट साइड स्लोप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इन ओपन चैनल फ्लो वेरिन। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट है, बाकी क्वेश्चन देखिए आप कितने सिंपल पूछे जा रहे हैं। ये 1 in m, साइड स्लोप कितनी होनी चाहिए 60 डिग्री। आपको इसको किस में निकालना है, x हॉरिजॉन्टल इज टू x, सॉरी क्या, हाँ x हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, 1 in x।
तो x कितना होता है हमारा, x इज नथिंग बट 1/√3। 1/√3 को सॉल्व कर लीजिएगा, 0.577 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 7th का क्या होगा, 7th। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग अ विड्थ ऑफ 4 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेप्थ, तो डेप्थ कितना हो जाएगा b/2। b/2 कितना होगा, 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 8th का आंसर क्या होगा, डी। 8th का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 8th भी देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। 9th कर रहा हूं, देखिएगा जरा जल्दी से। A trapezoidal channel is 10 meter wide at the base and has a side slope of 4h/3v। एक ट्रेपेजॉइडल चैनल दे रखा है मुझे, 9th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। बेस विड्थ दे रखी है 10 मीटर, साइड स्लोप दे रखा है 4h/3v, 4h/3v। बेड स्लोप दे रखा है 0.002। द चैनल इज लाइंड विद स्मूथ कॉन्क्रीट और n क्या है उसका, 0.012। ये स्मूथ कॉन्क्रीट का n आप याद भी रखिएगा, एक आध क्वेश्चन आए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में जिसमें बोल दिया गया स्मूथ कॉन्क्रीट और n की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो n की वैल्यू आप कोशिश करके याद रखिएगा। फॉर स्मूथ कॉन्क्रीट n इज इक्वल टू हाउ मच, 0.012। द हाइड्रोलिक रेडियस फॉर अ डेप्थ ऑफ फ्लो इज 3 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है फॉर अ डेप्थ ऑफ फ्लो, y इज इक्वल टू 3। अरे तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, r इज इक्वल टू a/p। अगर ये 3/4 है तो आप इसको 1:m के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे ही तो लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 1/m। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 4/3। m को 4/3 लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/4/3 इज नथिंग बट दिस ओनली। क्लियर है ना मेरी बात, ओके बहुत बढ़िया। बस अब तो खत्म हो गया, तो एरिया को क्या लिख देंगे, ये m तो हमारा क्या हो गया, 4/3। सो टॉप विड्थ क्या हो जाएगा, b + 2my। तो एरिया क्या हो जाएगा, by + my²। वेटेड पेरीमीटर p क्या हो जाएगा, b + 2y √1 + m²। सारी वैल्यू फिट कर दो यहाँ पे, तो r कितना हो जाएगा, b 10, y कितना है 3 + m × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। वेटेड पेरीमीटर b कितना है 10 + 2, y कितना है 3। क्लियर है ना, ओके। √1 + 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो अब जितना भी आए, तो r इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, r इससे लगभग कितना आ जाएगा, 2.1 मीटर। क्लियर है, r कितना आ जाएगा इससे, 2.1 मीटर। तो करेक्ट आंसर 9th का क्या होगा, 9th का करेक्ट आंसर वुड बी डी। इस एक्सप्रेशन को बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10th कर रहा हूं आपके लिए। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10th फॉर यू। हटा रहा हूं उसको, क्वेश्चन नंबर 10th भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या है, 10th क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। A rectangular open channel of width 5 meter is carrying a discharge of 100 meter cube per second। Width 5 meter carrying a discharge of 100 meter cube per second। The Froude number of the flow is 0.8। Froude number दे रखा है हमें 0.8। The depth of flow
in the channel is a rectangular channel of width 5 मीटर. width कितना है इसका 5 मीटर. डिस्चार्ज दे रखा है हमें 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड और फ्राउड नंबर दे रखा है. रेक्टेंगुलर चैनल है, हमें क्या निकालना है इसका डेप्थ. क्लियर है. तो हमें तो पता है यार एफ आर को डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या क्यू स्क्वायर या एफ आर स्क्वायर ऐसे लिख दूँ क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू. या फॉर रेक्टेंगुलर चैनल हम क्या लिख सकते थे क्यू स्क्वायर बाई जी वाई क्यू. खत्म करो ऐसे लिख के. एफ आर स्मॉल क्यू क्या है कैपिटल क्यू बाई बी. डिस्चार्ज पर यूनिट वेट दैट इज इन दिस केस स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा हमारे केस में कैपिटल क्यू बाई बी 100 बाई 5 इज इक्वल टू 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर. उठा के सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो 0.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर. जी कुछ नहीं दे रखा. आसपास का आंसर निकालने के लिए जी को 10 पुट कर लीजिएगा. 10 इंटू वाई का क्यूब. इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो y लगभग 4 मीटर आ जाएगा. तो आंसर क्या होगा 10th का 10th आंसर वुड बी ए. क्लियर. सिंपल ही क्वेश्चन था, बस फ्राउड नंबर पुट करना था. दैट्स इट. अ सर्कुलर पाइप हैज अ डायमीटर ऑफ. देखो क्वेश्चन नंबर 11th कर रहा हूँ आपके लिए. 11th भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11th. यहाँ तक नोट कर लेंगे सर. सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11th फॉर यू. ये सब क्वेश्चंस में डाउट नहीं रहने चाहिए. हमने काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कशन किया, फिर भी मैं डिस्कस इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट हो माइन्यूट सा भी तो क्लियर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 11th. अ सर्कुलर पाइप हैज अ डायमीटर डी. डायमीटर क्या है इस पाइप का 1 मीटर. बेड स्लोप इज 1 in 1000. 1 by 1000. Manning's roughness n is equal to 0.001. It may be treated as an open channel when full भी है तब भी आप open channel flow की तरह ट्रीट करोगे. मान लीजिए फुल है तो, और एक बार ये क्या है half. The discharge is denoted by Q full and the discharge when the pipe is half full, that is when depth of flow is. जब ये half full है, it is half full now, तब भी ओपन चैनल फ्लो ही है तो ये Q हाफ हो जाएगा. Q हाफ और ये क्या है Q फुल. क्लियर. R का ही अंतर आएगा और एरिया का अंतर आ जाएगा. यहाँ पर एरिया कितना होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोल सकता हूँ. R क्या हो जाएगा इसका A बाई पी पाई डी स्क्वायर बाई 4 अपॉन वेटेड पेरीमीटर पाई डी, दैट इज नथिंग बट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D बाई 4. क्लियर है ना. सिमिलरली अगर इसके लिए कैलकुलेट करूंगा ये A1 बोल देता हूँ या R1 बोल देता हूँ. A2 अगर कैलकुलेट करूंगा तो डायरेक्टली लिख दूंगा क्या पाई डी स्क्वायर बाई 8 और R2 अगर कैलकुलेट करूंगा A बाई पी दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई पाई डी बाई वेटेड पेरीमीटर हाफ हो जाएगा तो नथिंग बट D बाई 4 ही रहेगा. तो R2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, A2 चेंज हो गया है. देयरफॉर Q फुल बाई Q हाफ. सिर्फ अंतर कहाँ पे आएगा एरिया का ही अंतर आएगा. दैट इज यही लिखते ना बाई मैनिंग्स. क्या लिखते A1 R1 to the power 2 by 3 S0 to the power half अपॉन n कैंसिल कर लीजिएगा. A2 R2 to the power 2 by 3 S0 to the power half. ये कैंसिल कर लीजिए, n भी कैंसिल हो गया. R1 R2 A1 by A2 A1 by A2 कितने के बराबर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2. सो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट सी. सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था. नोट कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो समझ लीजिएगा. दैट इज 11th का आंसर क्या है सी. 12th कर रहा हूँ. सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 12th फॉर यू गाइस. 12th भी देखो सॉल्व कर देता हूँ. फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको.
12th, a hydraulically most efficient trapezoidal section carries, trapezoidal section है, carries water at an optimal depth of efficient depth दे रखा है हमें, that is 0.72 मीटर, 0.72 मीटर. Chases coefficient 75 दे रखा है हमें, and longitudinal slope, that is the bed slope, कोई longitudinal slope भी बोल देते हैं, 1 in 2500. The discharge through the channel, क्यों निकालना है मुझे? Obviously साइड स्लोप गिवन नहीं है, जब तक साइड स्लोप गिवन नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे. तो फॉर अ मोस्ट एफिशिएंट चैनल आप क्या मान लेंगे? 60 डिग्री. Q इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? ए सी अंडर रूट आर एस नॉट. ए अंडर रूट आर वगैरह निकाल लेंगे ना. ए डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या होगा? √3y² इस केस के, और आर कितना होगा? y/2. सब कुछ फिट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा. डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? 0.808 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो 12th का आंसर क्या है? 0.808 मीटर क्यूब पर सेकेंड. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13th कर रहा हूँ. ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 13. A most efficient trapezoidal section is required to keep a maximum discharge of, मैक्सिमम डिस्चार्ज दे रखा है हमें कितना? 21 पॉइंट, ऑब्वियसली जो मीटर क्यूब पर सेकेंड. जो भी हम लोग एफिशिएंट सेक्शन डिज़ाइन करते हैं वो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए ही होता है. बेड स्लोप भी बस परेशान करने के लिए था मैक्सिमम डिस्चार्ज वाली बात. बेड स्लोप दे रखा है 1/2500. चेजिस कांस्टेंट दे रखा है 70, और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है मोस्ट एफिशिएंट. क्लियर है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैनिंग्स कोएफिशिएंट n टेकिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो एज ऑब्टेन्ड बाय द चैनल बाय चेजिस. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. पहले आप ये Q और चेजिस इक्वेशन से y निकाल लीजिए. y निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये 60 डिग्री मान लिया. Q को क्या लिखते हैं आप? ए सी अंडर रूट आर. फॉर मोस्ट एफिशिएंट चैनल ए क्या हो जाएगा? √3y². सी अंडर रूट क्या? आर. आर कितना होगा ये इसका? R इज y/2 इंटू S0. क्लियर? इसमें सब कुछ फिट करेंगे. फिट करके क्या निकाल लेंगे आप इससे? y निकालने के बाद हम क्या करेंगे? चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ उसको. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. Q कितना है? 21.5 अंडर रूट 3 y², that is y to the power 2 plus half, that is 5/2 इंटू c कितना है हमारा? 70. 1/√2 इंटू 1/2500 का रूट क्या होगा? 1/50. इससे y निकाल लेता हूँ. इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी 21.5 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 70 टू द पावर 2/5. क्लियर है? 2.75 मीटर. 2.75 मीटर. 21.5 एक बार चेक कर लेता हूँ. इंटू √2 इंटू 50. सही. ओके. सो मेरा y आ गया. अब y आने के बाद देखिए क्या बोला गया, मुझे मैनिंग्स n निकालना है. सच दैट इट इज सेड दैट determine the value of Manning's roughness coefficient n taking velocity of flow as obtained for the channel by Chase's equation. अब v यही रहेगा, तो हमें क्या निकालना है? Manning's n. y आपने निकाल लिया है. इसके बाद बस एक बार नोट कर लीजिएगा यहाँ तक.
y निकालने के बाद अब आपको क्या करना था, बस दोनों ही केस का v सेम होगा, डिस्चार्ज नहीं सेम करना है। 2.75 मीटर, 2.75 मीटर करेक्ट। तो अब बस मुझे वेलोसिटी सेम करना है, डेट इज कैसे लिखेंगे वेलोसिटी को, c अंडर रूट r s नॉट इज इक्वल टू क्या कर दूंगा 1/n r टू द पावर 2/3 s नॉट टू द पावर हाफ। s नॉट तो देखो कैंसिल कर लो, तो वेलोसिटी determine the value of Manning's roughness coefficient and taking velocity of flow as obtained by the channel by Cheesley equation। तो हमने v तो यहाँ से निकाल लिया है, r वैसे ही रहेगा। तो आप एक काम करिएगा, n कितना होगा वही निकालना है मुझे। n कितना हो जाएगा, अंडर रूट r s नॉट कैंसिल कर लीजिए, r टू द पावर 2/3 माइनस हाफ अपॉन में क्या करूँगा 2/3 माइनस हाफ, सही है, डिवाइडेड बाय c। और r इसका कितना हो जाएगा, मोस्ट एफिशिएंट था ना ये, मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, तो r इज नथिंग बट इक्वल टू y/2, r इज इक्वल टू y/2, दैट इज 2.75 बाई 2 टू द पावर, ये कितना कर दूँ इसको, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 4 माइनस 1/6 हो जाएगा, क्लियर है ना, सही है। 4/6 1/6 अपॉन c कितना है हमारा, c इज नथिंग बट इक्वल टू 70। n को कैलकुलेट कर लेता हूँ, इससे n की वैल्यू देखिए कितनी आ जाती है, 2.75 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 70, तो n इज 0.015, एकदम करेक्ट आंसर है, n इज इक्वल टू 0.015। तो n हमारा आ गया है, यही कैलकुलेट करना है। ट्रिकी था क्वेश्चन, बट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, क्वेश्चन कोई ऐसे टफ नहीं था। 14th क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में सॉल्व किया है, 14th क्वेश्चन मैंने क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, यू कैन फाइंड इट इन लेक्चर्स, डिस्कस कर चुका हूँ 14 का। आंसर लिख देता हूँ आपस से। विड्थ हमारा कितना आया था 14 में, b इज इक्वल टू 5.64 मीटर, yn इज इक्वल टू 4.89 मीटर, प्राउड नंबर इज इक्वल टू 0.403। लास्टली 15th भी डिस्कस कर रहा हूँ। अ ट्रेपेजॉइडल चैनल विद साइड स्लोप 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ, एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, विद अ साइड स्लोप ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल is carrying a discharge of 25 meter cube per second, given S naught दे रखा है हमें 1/2500, चेजी C दे रखा है 1/45, हमें विड्थ निकालना है और डेप्थ निकालना है। देखिए अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप ऑब्वियसली अगर डिज़ाइन करेंगे चैनल तो यू विल ऑलवेज कंसिडर इट टू बी व्हाट, मोस्ट एफिशिएंट। तो मोस्ट एफिशिएंसी की कंडीशन लगाएंगे, मोस्ट एफिशिएंसी की कंडीशन क्या बोलती है, दैट इज b + 2my इज इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 + m²। इससे विड्थ और डेप्थ के बीच में एक रिलेशनशिप आएगा, उसको उठा के डिस्चार्ज के फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, पूरा रिलेशन y में आ जाएगा, सॉल्व करके y निकाल लीजिएगा, y उससे मिल जाएगा, फिर b मिल जाएगा। ऑब्वियसली डिज़ाइन चैनल के लिए बोला गया है, तो वी विल ऑलवेज डिज़ाइन द चैनल यूजिंग या अज्यूमिंग इट टू बी व्हाट, मोस्ट एफिशिएंट। आप बोलेंगे सॉल्व कर देता हूँ, एक काम करता हूँ 15th भी आपको देखो सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। yn यहाँ पर लिख देता हूँ कि जगह मिल जाए मुझे। फिफ्टींथ है बहुत सिंपल, मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया था कि अगर कुछ ना गिवन हो तो यू विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी व्हाट, यू विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी मोस्ट एफिशिएंट। अगर डिज़ाइन के लिए बोला गया है
तो आप मोस्ट एफिशिएंट चैनल मानते हुए ही डिज़ाइन करिएगा, मोस्ट एफिशिएंट चैनल मानते हुए ही डिज़ाइन करना है। क्लियर है? ये मान लीजिए विड्थ b निकालना है, डेप्थ y निकालना है, तो एक इक्वेशन तो क्या होगा, b प्लस 2my इज इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। टॉप विड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड स्लोप लेंथ। m कितना है यहाँ पे, m इज इक्वल टू 2, तो b प्लस 4y इज इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रूट 5y माइनस 4y। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा b, 2 रूट 5 माइनस 4, दैट इज 0.472y। तो ये मैंने यहीं डिड्यूस कर दिया इसको, सिंपल है। एरिया को अब क्या लिख देंगे आप, r तो y/2 रहेगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, by प्लस my स्क्वायर। तो b को पुट कर दो इसमें एरिया में, तो 0.472y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, दैट इज 2.472y स्क्वायर। क्लियर है? ओके, सो नाउ डिस्चार्ज इक्वल टू चेज़िस फॉर्मूला यूज करना है, AC अंडर रूट R S नॉट। R तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू y/2। सो Q कितना है हमारा, Q is given to me 25 equal to A is 2.472y square, C is 45 under root y/2 into S naught, that is 1/25। क्लियर है? ये कंडीशन फॉर मोस्ट एफिशिएंट चैनल मानते हुए है। क्लियर है ना? तो इससे y निकाल लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। y कितना आ जाएगा इससे, 3.023 मीटर, और विड्थ कितना हो जाएगा, 1.427 मीटर। तो y आएगा हमारा 3.023 मीटर, मोस्ट एफिशिएंट मानते हुए डिज़ाइन करूँगा, और विड्थ कितना आ जाएगा, 1.427 मीटर। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, सिंपल है। तो जब भी डिज़ाइन का सवाल हो तो आप हर वक्त डिज़ाइन किस टाइप का करेंगे, यू विल ऑलवेज डिज़ाइन फॉर मोस्ट एफिशिएंट। नोट कर लीजिएगा इसको। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ये की है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? ओके, लेट्स प्रोसीड। ऐसे ही जो है मैं सारे चैप्टर्स के एंड में वर्कबुक डिस्कस करते चला जाऊंगा। आई विल ऑलवेज बी डिस्कसिंग द वर्कबुक एट द एंड। क्लियर है? एक चीज देखिए, नोट में आप अपने नोट्स में लिखिएगा लास्ट में, क्या, फॉर अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, फॉर अ वाइड, अगर बोला जाए एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, हालांकि इसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया और कहीं न्यूमेरिकल में भी यूज नहीं आया, बट अब डिस्कस कर लेता हूँ। For a wide rectangular channel, width is much greater than the depth, क्योंकि बोला गया एक wide rectangular channel है। तो अगर उसके लिए हम R लिखना चाहें, तो R को क्या लिखेगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, A/P, दैट इज BY/B प्लस 2y, BY/B प्लस 2y। अगर इफ विड्थ इज मच ग्रेटर देन डेप्थ, तो हम मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, बट एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन हम बोल सकते हैं ना, b प्लस 2y इज ऑलमोस्ट इक्वल टू b, क्योंकि 2y विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू b। देयरफॉर दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, by/b, that is almost equal to y। क्लियर है? Therefore, for a wide rectangular channel, r is almost equal to y। याद रखिएगा, फॉर कभी भी आपको एग्जाम में बोला गया है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, उस समय r को क्या लिख दीजिएगा, y, और अपनी कैलकुलेट, उस समय विड्थ मत ढूंढिएगा,
उस समय एक्चुअली आर को क्या पुट करके चलना है, वाई। ये अपने नोट्स में इंक्लूड कर दीजिए, क्लियर है, एज अ नोट याद रखिएगा इसको, बहुत जगह कैलकुलेशन में यूज आने वाला है। इसी के साथ हमने यूनिफॉर्म फ्लो खत्म किया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। ऑल द बेस्ट।